कहानी है जीवन देने वाला जन्मदाता से भी महान होता है। परीक्षा के अंतिम दिन घर आने पर परी इतनी थकी हुई थी कि लेटते ही सो गई। उठी तो शाम होने को थी। खिड़की से देखा तो पोर्टिको में मम्मी की गाड़ी खड़ी थी, यानी वे आ चुकी थी। छोटू से मम्मी के कमरे में चाय लाने को कहकर उसने धीरे से मम्मी के कमरे का पर्दा हटाया। मम्मी अलमारी के सामने खड़ी एक तस्वीर को हाथ में लिए सिसक रही थी। आज परी की आईएएस की लिखित परीक्षा पूरी हो गई है। सफलता पर उसे और उसके पापा को पूरा विश्वास है। लगता है बेटी को आईएएस बनाने का तुम्हारा सपना पूरा करने की मेरी वर्षों की तपस्या सफल हो जाएगी। परी ने चुपचाप वहां से हटना बेहतर समझा। उसका सिर चकरा गया। मम्मी रो रो कर कह क्या रही हैं? उसके पापा का विश्वास, बेटी को आईएएस बनाने का तुम्हारा सपना। कैसी असंगत बातें कर रही हैं। डिग्री कॉलेज की प्रिंसिपल महिमा वर्मा। और वह तस्वीर किसकी है? चाय की ट्रॉली मम्मी के कमरे में ले जाते छोटू को उसने लपक कर रोका। उधर नहीं, बरामदे में चल। आपको हो क्या गया है दीदी? कहती कुछ हो और फिर करती कुछ हो। दोपहर को मुझे फिल्म की सीडी लगाने को बोलकर आप तो सो गई। मुझे माजी से डांट खानी पड़ी। मम्मी दोपहर को ही आ गई थी। परी ने छोटू की बात काटी। आई तो अभी है। मुझे डांट कर तुरंत अपने कमरे में चली गई और कमरे में जाकर उस तस्वीर से बातें कर रही है। मगर तस्वीर है किसकी? परी ने सोचा। तभी महिमा बाहर आ गई। चेहरे पर से आंसुओं के निशान तो धो लिए थे, लेकिन आंखों की नमी तो धुलती नहीं। इससे पहले कि वे कुछ बोलती, पापा चहकते हुए आ गए। हेलो डिप्लोमेट। डिप्लोमेट? किससे बात कर रहे हो आतिश? अपनी बेटी से। महिमा, उसका आईएएस में चयन यानी डिप्लोमेट बनना तो पक्का समझो। पापा की खुशी समेटे नहीं सिमट रही थी। आज जो प्रश्न पूछे गए हैं उन सब के उत्तर तो इसे जबानी याद हैं। लेकिन आपको इसका प्रश्न पत्र किसने दिखा दिया? महिमा ने जिरह की। नीलेश ने। वह परीक्षा भवन से सीधा अपने पापा के पास आया था। उसी का कहना है कि जिस फर्राटे से परी सब सवालों के सही जवाब सबको बता रही थी, उसका नाम प्रथम 5 प्रत्याशियों में होगा। फिर मैंने प्रश्न पत्र देखा तो वह सब तो वे प्रश्न थे जो हमने कल रात रिवाइज कराए थे। आज ही नहीं पापा, अक्सर हर रोज कई सवाल वही होते थे जो आप रात को रिवाइज करवाते थे। परी ने कहा। और तू उन्हें कंठस्थ कर लेती थी। नीलेश की बात से तो यही लगा। यह बता, दोपहर को क्या किया? मुझसे फिल्म ओ माय गॉड की सीडी लगवा कर खुद सो गई। छोटू ने शिकायत की। और तुझे फिल्म अकेले देखनी पड़ी। कैसी है? आतिश ने पूछा। पूरी नहीं देखी। माजी ने डांट कर टीवी बंद करवा दिया। कोई बात नहीं, अब सबके साथ देख लेना। खाना बनाने की जरूरत नहीं है, बाहर से मंगवा लेंगे, महिमा ने सहृदयता से कहा। फिल्म देखते हुए महिमा भी सबके साथ सहज भाव से हंस रही थी। लेकिन परी को उनकी सहजता ओढ़ी हुई लगी और हंसी जैसे दबी हुई सिसकी। अगली सुबह महिमा का व्यवहार सबके साथ सामान्य था। परी, तुझे कहीं जाना हो तो मैं गाड़ी तेरे लिए छोड़ जाती हूँ। मैं तेरे पापा के साथ चली जाऊंगी। मुझे कहीं नहीं जाना मम्मा, आज घर पर ही रहूंगी। फिर भी अगर किसी के साथ कुछ प्रोग्राम बन जाए तो मुझे फोन कर देना। ड्राइवर से गाड़ी भिजवा दूंगी या आतिश। तुम परी के साथ लंच करने घर आ जाओ ना फिर। ओह मम्मा, प्लीज, आप दोनों इत्मीनान से घर आना। परी ने बात काटी। मेरा मूड या तो आज सोने का है या गाने वाने सुनने का। आप लोग मुझे फोन भी मत करना और छोटू, तू भी मेरे आगे पीछे मत घूमना। मैं जिस कमरे में चाहे बैठूंगी या सोऊंगी। अब और कुछ मत कहना महिमा, वरना समय पर आने पर भी पाबंदी लग जाएगी, पापा ने कहा। उन दोनों के जाते ही परी महिमा की अलमारी के सामने जा खड़ी हुई। अलमारी में तो ताला नहीं था, मगर उसका सेफ लॉक था। चाबी जरूर माँ ने अपनी साड़ियों के नीचे रखी होगी, सोचकर परी ने सब साड़ियों को बाहर निकाल कर झाड़ा। दूसरे कपड़े भी देख लिए। कुछ किताबें और पुरानी पत्रिकाएं भी थीं। उनका भी हर एक पन्ना इस आस से देख लिया कि कहीं कोई पुराना खत, तस्वीर या किसी कविता की पंक्तियां ही मिल जाएं, लेकिन एक सूखा फूल तक नहीं मिला। सेफ की चाबी माँ अपने पास में ही रखती होगी, और उसमें से चाबी निकालना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन था, क्योंकि माँ के घर में रहते तो यह हो नहीं सकता था और घर के बाहर माँ पस के बगैर निकलती नहीं थी।
माँ से पूछने का मतलब था उन्हें व्यथित के साथ ही लज्जित भी करना। और पापा से पूछना एक तरह से माँ की शिकायत करना। तो फिर करे क्या? किससे पूछे? माँ की बचपन की सहेली चार्मी आंटी को सब पता होगा। उनसे परी की खूब पटती थी। आसानी से तो नहीं, लेकिन मनुहार करने पर जरूर बता देगी। चार्मी अपने पति सेवानिवृत्त एयर मार्शल अमन प्रसाद के साथ शहर से दूर अपने फार्म हाउस में रहती थी। उसने चार्मी आंटी को फोन किया कि वह उनके पास आना चाहती है। आज ही आजा, तेरे अंकल कुछ सामान लाने शहर गए हुए हैं। उन्हें फोन कर देती हूँ कि आते हुए तुझे ले आएं। चार्मी ने चहक कर कहा। तेरी माँ को भी कह देती हूँ कि मैं तुझे अगवा करवा रही हूँ। परी ने तुरंत पापा को फोन किया। पापा, साक्षात्कार की तैयारी से पहले मैं पूरी तरह रिलैक्स करना चाहती हूँ। नो मूवीज, नो टीवी, न्यूज़पेपर या फोन कॉल्स। ये सब घर पर रहते हुए तो हो नहीं सकता। सो मैं चार्मी आंटी के फार्म हाउस पर जा रही हूँ। वहाँ योगा करूँगी, ध्यान लगाने की कोशिश भी। क्या क्या करोगी यह वहाँ जाकर सोचना। आतिश ने बात काटी। नीलेश अपने पापा की गाड़ी लेने आया हुआ है। उससे कहता हूँ कि मेरी गाड़ी ले जाए और तुम्हें अमन के फार्म हाउस पर छोड़ दे। अमन अंकल मुझे लेने आ रहे हैं पापा। वहाँ से लाने के लिए आप आ जाना। चार्मी से बात करने के लिए उसे कोई भूमिका नहीं बांधनी पड़ी, क्योंकि अगले रोज सुबह के नाश्ते के बाद अमन अंकल जब फार्म पर चले गए तो चार्मी ने पूछा, तेरी माँ कहती थी कि तेरे पेपर बड़े अच्छे हुए हैं और तू भी बड़े आत्मविश्वास से अमन को बता रही थी कि यहाँ तरोताजा होने के बाद तू धमाकेदार साक्षात्कार की तैयारी करेगी। लेकिन तेरी शक्ल से तो ऐसा नहीं लग रहा। बहुत परेशान लग रही है, जैसे किसी कश्मकश में फंसी हुई हो। लगता है तू यहाँ रिलैक्स करने नहीं, किसी परेशानी का हल ढूंढने आई है। आपने ठीक समझा आंटी, और वह परेशानी सिर्फ आप सुलझा सकती हैं, क्योंकि ननिहाल वाले तो अमेरिका में हैं। सो उनसे तो पूछने का सवाल ही नहीं उठता। एक आप ही हैं जो मम्मी को बचपन से जानती है, और मेरी परेशानी उनके अतीत से जुड़ी हुई है। परी ने चार्मी को सब बता दिया। चार्मी हताशा से सिर पकड़कर बैठ गई। कितना समझाया था माही को कि अतीत से जुड़ी कोई चीज अपने पास मत रखना और न ही अपने जेहन में, लेकिन उसने तो जैसे मेरी बात न सुनने की कसम खा रखी है। तूने यह बात अपने पापा को तो नहीं बताई ना? परी को इनकार में सिर हिलाते देखकर चार्मी ने राहत की सांस ली। बहुत अच्छा किया, नहीं तो बुरी तरह टूट जाता बेचारा। अच्छा सिला दे रही है महिमा आतिश के त्याग और प्यार का। एक नकारे और ठुकराए गए रिश्ते की सड़ी गली लाश को सहेजकर। चार्मी के स्वर में तिरस्कार था या सहानुभूति, परी समझ नहीं सकी। प्लीज आंटी, अब पहेलियों में बात न करके पूरी कहानी बताओ। परी ने चिरौरी करी। कह नहीं सकती कि सुनने के बाद तुझे धक्का लगेगा या इस दुविधा की स्थिति से उबरने का सुकून मिलेगा, लेकिन जब इतना समझ चुकी है कि महिमा का अतीत है तो उसके बारे में सब जानने का तुझे पूरा हक है। चार्मी ने उसांस लेकर कहा। मैं, महिमा, पंकज, अमन और आतिश स्कूल से ही सहपाठी और दोस्त थे। कॉलेज के अंतिम वर्ष में पहुंचते ही हम सब ने भविष्य में क्या करना है सोच लिया था। अमन ने एयरफोर्स चुनी थी, मैंने और महिमा ने अध्यापन। आतिश और पंकज आईएएस प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे थे। स्कूल की दोस्ती रोमांस में बदल गई थी। मेरा और अमन का तो खैर ठीक था, क्योंकि हमारे परिवारों में मित्रता थी। किसी को हमारी शादी पर ऐतराज नहीं था, लेकिन पंकज का परिवार बहुत रूढ़िवादी था, और उसकी माँ बेहद बदमिजाज व तेज तर्रार थी। उनकी मर्जी के बगैर घर में पत्ता भी नहीं हिलता था। पंकज दब्बू किस्म का माताजी का लाडला था, मगर महिमा तो हमेशा से दबंग, अपनी मर्जी की मालिक थी। मैंने उसे समझाया कि उसके और पंकज के प्यार का न तो कोई मेल है और न ही कोई भविष्य। पंकज की रूढ़िवादी माँ उसे कदापि बहू बनाने को तैयार नहीं होगी, और वह स्वयं भी पंकज के परिवार से तालमेल नहीं बैठा सकेगी। अगर पंकज अपनी माँ का लाडला है तो मैं भी अपने पापा की लाडली हूँ। वे मुझे इतना दहेज देंगे कि हिटलर माताजी मुझे झोली पसार कर ले जाएंगी। और रहा सवाल परिवार से तालमेल बैठाने का, तो शादी तय होते ही बड़े भैया हम दोनों को आगे पढ़ाई के लिए अमेरिका बुला लेंगे। महिमा ने दर्प से कहा था। मेरे इस तर्क को कि आईएएस की तैयारी करने वाला पंकज अमेरिका क्यों जाएगा?
महिमा ने यह कहकर काट दिया कि पंकज की तो आईएएस की प्रवेश परीक्षा पास करने लायक योग्यता ही नहीं है, इसलिए अमेरिका जाने का मौका वह नहीं छोड़ेगा। और हुआ भी वही। पंकज दोबारा प्रवेश परीक्षा देना चाहता था, लेकिन महिमा के समझाने पर कि दूसरी बार भी सफल हो, और फिर मुख्य और मौखिक परीक्षा में सफलता की क्या गारंटी है। सो बेहतर है कि अमेरिका चलकर अपने प्रिय विषय अर्थशास्त्र में महारत हासिल करे। पंकज महिमा की बात मान गया। अपेक्षा से अधिक दहेज और अमेरिका में बेटे की पढ़ाई के लालच में उसकी मां ने भी बगैर हील हुज्जत के शादी के लिए सहमति दे दी। महिमा के भाई ने भी पंकज और महिमा को बुलाने की कार्यवाही शुरू कर दी। महिमा के दोनों भाई अमेरिका में थे ही। सेवानिवृत्त पापा महिमा की पढ़ाई और शादी की वजह से यहाँ रुके हुए थे। उसकी शादी के तुरंत बाद मम्मी पापा यहाँ की गृहस्थी समेटकर महिमा की शादी में आए बेटों के साथ ही अमेरिका चले गए। पंकज को भी पेंसिल्वानिया विश्वविद्यालय में दाखिला मिल गया, लेकिन महिमा को अंग्रेजी साहित्य में अभी कहीं भी दाखिला नहीं मिल रहा था। इस बीच वह गर्भवती भी हो गई थी और सास उसका बहुत ख्याल रखने लगी थी। भैया ने पंकज का वीजा और टिकट वगैरह भेज दिया था, सो उसे तो जाना ही था। महिमा यह सोचकर कि कुछ ही दिनों की तो बात है, भैया जल्दी ही उसके भी आने की व्यवस्था कर देंगे। महिमा अकेले ससुराल में रहना मान गई, और कोई चारा भी नहीं था। मम्मी पापा अमेरिका जा चुके थे। मेरे पापा का ट्रांसफर हो गया था, सो मैं हॉस्टल में रहकर पीएचडी कर रही थी। महिमा मुझसे अक्सर हॉस्टल में मिलने आती थी, सास की भी तारीफ करती थी। लेकिन एक रोज वह बहुत ही व्यथित अवस्था में आई। कल रूटीन चेकअप के दौरान सोनोग्राफी हुई तो पता चला कि मेरे गर्भ में लड़की है। बस तब से मेरी सास ने विकराल रूप धारण कर लिया है कि मैं गर्भपात करवाऊं। मेरी बहुत मिन्नत और ससुर जी के समझाने पर मानी कि पंकज से पूछ लें, मगर मेरे से पहले उन्होंने स्वयं पंकज से बात की, और माताजी के आज्ञाकारी बेटे ने तोते की तरह दोहरा दिया, जैसा माँ कहती हैं तुम वैसा ही करो। पंकज ने कुछ रोज पहले ही फोन पर मुझसे कहा था कि अमेरिका में पैसा भले ही ज्यादा हो, मान सम्मान अपने देश में ही है। मैं तो नहीं बन सका, लेकिन अपने बेटे को जरूर भारत में प्रशासनिक अधिकारी बनाकर मान सम्मान दिलवाऊंगा। मैंने चुहलकी की लड़की हुई तो उसने छूटते ही कहा था कि तो क्या हुआ, उसे ही आईएएस अफसर बनाएंगे। और वही पंकज अब अम्मा के सुर में सुर मिला रहा है। लेकिन मेरी भी जिद है, चाहे जो भी हो मैं गर्भपात नहीं करवाऊंगी। डॉक्टर और अस्पताल के स्टाफ को साफ मना कर दूंगी। यह मेरी भ्रांति थी। माताजी ने कहा कि वह घर पर ही अपनी पहचान की एक मिडवाइफ को बुलाकर किस्सा खत्म करवा देंगी। मैं किसी तरह जान बचाकर यहाँ आई हूँ और अब वापस वहाँ नहीं जाऊंगी। मैं परेशान हो गई, न तो महिमा को हॉस्टल में रख सकती थी, न वापस जाने को कह सकती थी। तभी मुझे आतिश का ख्याल आया और मैं महिमा को उसके घर ले गई। आतिश आईएएस की प्रवेश परीक्षा पास करके मुख्य परीक्षा की तैयारी कर रहा था। वर्षों पहले एक सड़क दुर्घटना में उसकी मां का निधन हो गया था, और वकील पिता अपाहिज हो गए थे। उसके घर में सिवा पिता और नौकर के कोई और न था। उसके पिता ने कहा कि महिमा जब तक चाहे उनके घर में सुरक्षित रह सकती है, लेकिन उसे पुलिस में ससुराल वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करानी होगी। मुझे तो समय से हॉस्टल पहुंचना था, सो आतिश अकेला ही महिमा को लेकर थाने गया। फिर उसकी अमेरिका में उसके घर वालों से बात करवाई। उन्होंने आश्वासन दिया कि वे पंकज से बात करेंगे। उस जमाने में मोबाइल तो थे नहीं, ईमेल की सुविधा भी बहुत कम थी, सो रोज बात नहीं हो पाती थी। खैर आतिश और उसके पिता ने महिमा का बहुत साथ दिया। उसकी देखभाल के लिए नौकरानी भी रख दी, लेकिन महिमा के ससुराल वालों ने उस पर चोरी करके घर से भागने के आरोप में उसे गिरफ्तार करवा दिया। आतिश के पिता ने अपने संपर्क द्वारा उसकी तुरंत जमानत तो करवा दी, लेकिन इससे महिमा का विदेश जाना खटाई में पड़ गया। पहले ही उसे कहीं दाखिला न मिलने के कारण नहीं मिल रहा था, और जैसे यह काफी नहीं था, पंकज ने बदचलनी का आरोप लगाकर उसे तलाक का नोटिस भिजवा दिया। पंकज को यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल चुका था और पार्ट टाइम जॉब भी। अब उसे महिमा के परिवार की मदद की जरूरत नहीं थी, और वैसे भी उसने यह पूछकर उनका मुंह बंद कर दिया था कि महिमा किस रिश्ते से आतिश के घर में रह रही है।
महिमा के अमेरिका जाने का कोई बनाव नहीं बन रहा था। भाई बूढ़े माता पिता को वापस भेजना नहीं मान रहे थे, क्योंकि वे भारत में सब समेट कर बेटों के पास गए थे। एक गर्भवती बेटी के सहारे दोबारा यहाँ व्यवस्थित होना आसान नहीं था। एक बार फिर आतिश महिमा का संबल बना। सहर्ष महिमा को अपनाकर उसकी बेटी को अपना नाम दिया और भरपूर प्यार भी। माँ बाप के साथ हुए हादसे के कारण वह अब तक हार्ट फ्री था, मगर अब इन चक्करों में पड़ने के कारण आतिश की पढ़ाई का बहुत हर्जा हुआ और उसका चयन आईएएस के बजाय आयकर विभाग में हुआ। लेकिन उसे इसका कोई मलाल नहीं है। कर्मठता से तरक्की करते हुए बीवी बेटी के साथ बेहद खुश है। लेकिन मम्मी, परी ने चार्मी की बात काटी। मम्मी तो अभी भी उसी माताजी के दब्बू बेटे की तस्वीर के आगे आंसू बहा रही हैं। शर्म आती है उन्हें मम्मी कहते हुए। शर्म तो मुझे भी आती है उसे अपनी सहेली कहते हुए। लेकिन परी, पहले प्यार का नशा शायद कभी नहीं उतरता। इसे विडंबना ही कहेंगे कि आतिश का पहला प्यार महिमा है, और महिमा का पहला प्यार तो पंकज अभी तक है। चार्मी ने उसांस लेकर कहा, लेकिन मेरे लिए सबसे बढ़कर मेरे पापा हैं, और आज से मैं वही करूंगी जो मेरे जन्मदाता का नहीं। मुझे अनमोल जीवन देने वाले पापा का सपना है, परी ने दृढ़ता से कहा। उसका सपना तो तेरी शादी नीलेश से करने का है, जो उन्होंने मेरी आंखों में देखकर अपनी आंखों में बसाया है। पापा और मेरे बीच में एक अदृश्य मोहपाश है, जिसे मैं कभी टूटने नहीं दूंगी, परी ने विह्वल मगर दृढ़ स्वर में कहा। चार्मी ने भावविभोर होकर उसे गले से लगा लिया। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।